Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System, and in today's lecture we will continue our discussion about antenna. और इससे पहले हम पैरामीटर्स ऑफ एंटीना के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और अप्रॉक्सीमेटली जो सभी पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं किसी भी एंटीना को डिस्कस करने के लिए वो हम डिस्कस कर चुके थे। यानी चाहे वो एंटीना का पोलराइजेशन हो, एंटीना की डायरेक्टिविटी हो, एंटीना का गेन हो, और एंटीना का एफिशिएंसी हो, एंटीना की बैंडविड्थ हो, एंटीना की बीम विड्थ हो, ये हॉरिजॉन्टल और टाइप्स ऑफ एंटीना भी हमने डिस्कस कर लिए। और एक कल के टॉपिक में हम इस तरह का ये आइसोट्रोपिक एंटीना ये टॉपिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोट्रोपिक एंटीना एक थ्योरेटिकल एंटीना है। प्रैक्टिकली ऐसा कोई एंटीना हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता, क्योंकि आइसोट्रोपिक एक ऐसा एंटीना है जो हर डायरेक्शन में इक्वली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर सकता है। तो जो एंटीना इस एंटीना को मैक्सिमम फॉलो करे वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एंटीना होगा। पर चूंकि प्रैक्टिस में इस तरह का कोई एंटीना एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम थ्योरेटिकल एंटीना कह सकते हैं या फिर आइडियल एंटीना कह सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में, आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ग्राउंड रिफ्लेक्शन ऑन एंटीना। देखिए हम कर क्या रहे हैं, इस तरह का हमने रेडिएशन पैटर्न स्टडी किया या जितने भी तरह के पीछे हम रेडिएशन पैटर्न ये सभी के सभी ये हाफ वेव लेंथ के किसी एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है वो ये है, जो वेवलेंथ इक्वल यानी 1 लैम्बडा लेंथ का जो हमारे पास एंटीना होगा उसका रेडिएशन पैटर्न इस तरह का होगा, या 3 लैम्बडा बाई 2 लेंथ के एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न होगा कुछ इस तरह का होगा, और 3 लैम्बडा लेंथ के जो एंटीना है उसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा इस तरह का होगा। तो ये जितने भी रेडिएशन पैटर्न हमने स्टडी यहाँ किए हैं सब स्पेस में स्टडी किए हैं, यानी ये सब एंटीना स्पेस में है और ये रेडिएशन पैटर्न इनके सब स्पेस में है। लेकिन क्या होगा अगर ये एंटीना या तो ग्राउंडेड हो या फिर अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास हो, यानी या तो ये ग्राउंड को टच करें, जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसको टच करें। तब इसका ये टॉपिक हमारे इंटरेस्ट में क्यों आया, हमारी स्टडी में क्यों आया, इसका रीजन ये है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो वहां से रेडिएशन का स्कैटरिंग या रेडिएशन का रिफ्लेक्शन, आप उसे कहिए, रेडिएशन का जो रिफ्लेक्शन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वो बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है। और आगे हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि जहाँ से अगर पुअर कंडक्टिविटी भी कहीं सॉइल में है, कि जो हमारी सॉइल है उसमें अगर कहीं पुअर कंडक्टिविटी की भी कोई गुंजाइश है तो भी हम किसी मेथड के द्वारा उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो रेडिएशन पैटर्न आप स्टडी करके गए हैं डिफरेंट लेंथ ऑफ एंटीनाज के लिए, वो स्पेस में रेडिएशन है। अगर ये एंटीना स्पेस में होगा तो इस तरह का रेडिएशन पैटर्न दिखाएगा, ये एंटीना स्पेस में होगा तो ये इस तरह का रेडिएशन पैटर्न दिखाएगा। तो डिफरेंट एंटीनाज जो स्पेस में रेडिएट करेंगे उनका रेडिएशन पैटर्न इस तरह का होगा। अब ये आइसोट्रोपिक एंटीना को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो रेडिएशन पैटर्न है इस आइसोट्रोपिक एंटीना का, ये भी स्पेस में ही रेडिएशन है। लेकिन अगर किसी आइडियल एंटीना को भी आप अर्थ सरफेस या अर्थ या तो बिल्कुल अर्थ के पास हो, अभी हम पढ़ेंगे अनग्राउंडेड एंड ग्राउंडेड एंटीनाज, तो वहां से आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड एंटीनाज को बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। और वहीं से एक इंट्रोडक्शन आएगा मार्कोनी एंटीना का, वहीं से एक इंट्रोडक्शन आएगा मार्कोनी एंटीना का, और मार्कोनी एंटीना के बारे में भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो समझ गए आप इस टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑफ रिफ्लेक्शन एंटीना के ऊपर किस तरह से आता है, यानी जो रेडिएशन पैटर्न अब हमें दिखेंगे
उसी लेंथ के एंटीना के लिए जो स्पेस में रेडिएशन पैटर्न था वो ग्राउंड के टच में आने पर वैसा रेडिएशन पैटर्न नहीं रहता, वैसा रेडिएशन पैटर्न वो शो नहीं करता। वही सेम लेंथ का एंटीना, वही एंटीना अगर स्पेस में तो डिफरेंट रेडिएशन पैटर्न रहेगा, और ग्राउंड के टच में है या नियर द अर्थ सरफेस है तो वहां जो रेडिएशन पैटर्न रहेगा वो डिफरेंट रेडिएशन पैटर्न रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ग्राउंड रिफ्लेक्शन ऑन एंटीना। ओके, सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं अनग्राउंडेड एंटीना। अनग्राउंडेड एंटीनाज वो एंटीनाज होते हैं जो अर्थ सरफेस के पास हैं लेकिन अर्थ सरफेस के टच में नहीं है, यानी डज नॉट टच द अर्थ सरफेस, दैट एंटीना इज नोन एज अनग्राउंडेड एंटीना। नाम से ही आप दिख रहा होगा अनग्राउंडेड, जो ग्राउंडेड ना हो। ओके, उनके लिए किस तरह सा रेडिएशन पैटर्न रहता है, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हम उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस अनग्राउंडेड एंटीना, और इसी के बाद हम जो स्टडी करने वाले हैं वो होंगे ग्राउंडेड एंटीना, और ग्राउंडेड एंटीना की ही एक फॉर्म है मार्कोनी एंटीना। ओके, सो अनग्राउंडेड एंटीना, व्हेन अ रेडिएशन सोर्स जो रेडिएशन को एमिट करे, रेडिएशन को कौन एमिट करेगा, जहां आपको पता है फील्ड में चेंज कर दीजिए, बस आप करंट में चेंज कर दीजिए। किसी भी जो वायर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, किसी भी वायर में करंट फ्लो, मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इस करंट में जब आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वो जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है वो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोड्यूस कर देगा, और जैसे ही आपको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पहले से अवेलेबल है जिसने खोज किया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वापस अकॉर्डिंग टू एम्पियर मैक्सवेल लॉ फिर से आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा देगा। तो ये एक चेन बन जाती है और यहीं से शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन। तो रेडिएशन सोर्स से मतलब एंटीना से है, या उस वायर से है, उस कंडक्टर से है, उस डाइपोल से है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसे सोर्स को, ऐसे रेडिएशन सोर्स को हम एंटीना कह सकते हैं, है ना। हर्ट्ज ने उसी को शॉर्ट डबलेट कहा, मार्कोनी ने उसी को ग्राउंडेड एंटीना कहा। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट, पर रेडिएशन सोर्स है जहां से रेडिएशन एमिट हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक एंटीना होगा। रेडिएशन, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन? ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर कहीं से किसी भी फॉर्म में रेडिएट हो रहा है तो हम उसको डेफिनेटली एंटीना बोलेंगे। ओके, सो व्हेन रेडिएशन सोर्स, तो एंटीना का बहुत ज्यादा रिजिड बना के आपको नहीं रखना। ये बात मैंने आपको एक लेक्चर में पहले भी बताई थी कि अपने माइंड को आपको बहुत ज्यादा रिजिड बना के नहीं रखना कि हाँ एंटीना तो केवल वही होते हैं जो डिश टीवी हैं, जो छतों के ऊपर लगे रहते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, ये टावर्स लगे हैं, जो मोबाइल टावर्स हैं बड़े बड़े, यही एंटीना है। नहीं, वो हर वायर, वो हर सोर्स जो किसी ना किसी वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करे तो वो सभी रेडिएशन सोर्स कहलाएंगे। एंटीना आप उनको कह सकते हैं, एंटीना आप उनको कह सकते हैं, डेफिनेटली आप उनको एंटीना कह सकते हैं। ओके, सो व्हेन अ रेडिएशन सोर्स दैट इज एन एंटीना, ओके, इज प्लेस्ड नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कह रहे हैं अर्थ सरफेस। आपने ये वर्ड ध्यान से रखना है, प्लेस्ड नियर, ऑन नहीं लिखा, यहाँ प्लेस्ड ऑन नहीं लिखा, इसने कहा प्लेस्ड नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एग्जाम्पल के तौर पर हम अर्थ सरफेस कह सकते हैं। तो जब किसी रेडिएशन सोर्स को, जैसे कोई एंटीना, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे अर्थ सरफेस के पास रखा जाता है
द सिग्नल रिसीव्ड एट एनी डिस्टेंट पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डायरेक्ट वेव विच इज रेडिएटेड बाय द एंटीना एंड द रिफ्लेक्टेड वेव। ये इंटरेस्टिंग है। रिफ्लेक्टेड वेव कहाँ से आई हमारी, हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे रिफ्लेक्टेड वेव को। अभी तो आपको रिफ्लेक्टर्स भी पढ़ने हैं, एंटीना रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जाके। तो डायरेक्ट वेव जो एंटीना ने एमिट करी और एक रिफ्लेक्टेड वेव जो अर्थ सरफेस के पास होने के कारण अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके उस डिस्टेंट पॉइंट तक पहुंची है जहां आपको रेडिएशन को पहुंचाना था। ओके, तो एक वेव हुई डायरेक्ट वेव जो रेडिएशन एमिट किया है एंटीना ने, और दूसरी हुई ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो जो डिस्टेंट पॉइंट जहां पर आप इस रेडिएशन को पहुंचाना चाहते हैं, ये दो वेव वहां पहुंचेंगी। एक वो वेव डायरेक्ट वेव जो कि एंटीना ने एमिट की है, और एक रिफ्लेक्टेड वेव जो कि अर्थ के रिफ्लेक्शन के कारण उस पॉइंट तक पहुंची है। ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा, दैट द EM वेव जो डिस्टेंट पॉइंट तक जाएगी, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, डायरेक्ट वेव प्लस द रिफ्लेक्टेड वेव। वेक्टर सम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि EM वेव, ये भी EM वेव है, ये भी EM वेव्स है, इसमें भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेक्टर सम कहा गया है। ओके, सो द सिग्नल रिसीव्ड एट एनी डिस्टेंट पॉइंट इज द वेक्टर सम of the direct wave and the reflected wave. Okay, to simplify the explanation, an image antenna is visualized. ये इमेज एंटीना क्या होता है, अभी आप जब फिगर देखेंगे तब वहां आपको क्लियर हो जाएगा। So an image antenna is visualized to exist below the earth surface and is true mirror image of the actual antenna. ओके, तो अर्थ सरफेस के नीचे हमने एक इमेज एंटीना को विजुअलाइज कर लिया और ये मान लिया कि हाँ, इस एंटीना की वो एग्जैक्ट मिरर इमेज होगी जो अर्थ के ऊपर, सरफेस पे मैं नहीं कह रहा, नियर द अर्थ सरफेस जो एंटीना है उसकी एक एग्जैक्ट इमेज अर्थ सरफेस के नीचे बनी है, और उसी इमेज को हम कह रहे हैं इमेज एंटीना। Okay, let's see this. Okay, so when a wave is reflected, its polarity changed by 180 डिग्री। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिगर है, देखिए ये एंटीना है, ये मेरा अर्थ सरफेस है, ग्राउंड है, ये लाइन जो पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मुझे ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मेरा एंटीना है, और आप ये देख रहे हैं ये एंटीना यहाँ ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, ये ग्राउंड के संपर्क में नहीं है। ये यहाँ से वेव को एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से एमिट होती है। जब इसमें करंट फ्लो होगी, करंट में चेंज होगा, चेंज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी, यहाँ से EM वेव्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये वो डायरेक्ट वेव है जो एंटीना ने एमिट करी, और यहाँ से जो वेव्स आती हैं, यहाँ से जो वेव्स आती हैं, ये इस ग्राउंड से रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये किसी इमेज एंटीना से आ रही होंगी, ये किसी इमेज एंटीना से आ रही होंगी। तो यहाँ जो डिस्टेंटेड पॉइंट हो जहाँ तक ये डायरेक्ट वेव जाके ट्रेवल करेगी, तो एक्चुअली जो डायरेक्ट वेव जा रही है और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, ये इमेज एंटीना है जो ग्राउंड सरफेस के नीचे माना गया है, और ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है इस एंटीना की, एग्जैक्ट मिरर इमेज है। देखिए ये जो है ये एंटीना है, इसकी मिरर इमेज हुई है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इसकी मिरर इमेज हुई है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इसकी मिरर इमेज हुई है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं,
ये तो केवल 2 मैंने यहाँ बनाई, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी। तो ये यहाँ से आती हुई महसूस देती है। और मान लीजिए यहाँ पर इस डिस्टेंटेड पॉइंट तक इन वेव्स को ट्रेवल करके जाना है। यहाँ कोई रिसीविंग टावर है, मान लीजिए एक ट्रांसमिटिंग टावर है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ तक इस पॉइंट तक ट्रेवल करके इनको जाना है। तो ये जो डायरेक्ट वेव यहाँ तक जाएगी और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव इन एंटीना से आती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम इमेज एंटीना कह रहे हैं, एक अनग्राउंडेड एंटीना की इमेज है। ये जो होगा यहाँ पर जो वेव पहुंचेगी इस डायरेक्ट वेव और इस रिफ्लेक्टेड वेव की वेक्टर सम के बराबर होगा। और ये कहानी जो है ना, ये कुछ उस तरह की कहानी है जैसे ऑप्टिक्स में हम जब कॉनकेव मिरर्स को स्टडी करते हैं, कॉनकेव मिरर्स को स्टडी करते हैं, लेंस नहीं कह रहा हूँ, कॉनकेव मिरर्स को स्टडी करते हैं। और होता तो कॉनकेव लेंस के केसेस में वैसा ही, हम मानते हैं कि हाँ उस लेंस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा डॉटेड बना के हम कहते हैं हाँ सॉरी, ये जो रेज है, लाइट रेज है, ये वहां से आ रही होगी, मानते हैं ऐसा ऑप्टिक्स में। तो ये कुछ कुछ वैसी ही है, ये कुछ कुछ वैसी ही फिनोमिना है। ओके, सो इस तरह का कंसेप्ट जो है वो अनग्राउंडेड एंटीना के लिए माना गया। और जो डिस्टेंटेड पॉइंट पर जो रिसीवर यहाँ लगा होगा उस पर ये माना गया कि ये जो डायरेक्ट वेव यहाँ से पहुंचती है, जो रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से पहुंचेगी, ये दोनों का वेक्टर सम के बराबर यहाँ पहुंचेगी। एक बात यहाँ नोटिस करने की ये है, अभी इन रिफ्लेक्शन ये जो रेडिएशन पैटर्न है इनके ऊपर अभी हम आएंगे। एक बात बहुत क्लियरली आप समझ लें कि रिफ्लेक्शन जहां भी आपने स्टडी किया होगा, ईएम वेव्स का ईएमटी में रिफ्लेक्शन आप डेफिनेटली स्टडी करके आएंगे, क्योंकि वहां तो बहुत बातें होती हैं जब आप ईडी को, खासकर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। मैंने बताया पूरा पेपर जो कम्युनिकेशन वाला ये जो पेपर है, ये खासकर ये ट्रांसमिशन लाइन्स और एंटीना और जो वेव प्रोपेगेशन वाली जो लास्ट 3 यूनिट आप इसे कह सकते हैं, जो लास्ट 3 यूनिट है, ये तो बिल्कुल एप्लीकेशन है ईडी का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये जो रिफ्लेक्शन हम यूज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओब्लिक प्लेन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ओके, वहाँ हम जब ईडी में स्टडी करते हैं तो वहाँ बहुत सारे रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशंस और इंसिडेंट हम एम्पलीट्यूड्स स्टडी करते हैं। वहाँ से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, उनके बीच का रिलेशन, हम ये सब स्टडी करते हैं। वहाँ एक बात ये जरूर हम स्टडी करते हैं कि जब भी कोई वेव रिफ्लेक्टेड होगी, किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्टेड हो, उसमें एक फेज चेंज दिखाई देता है 180 डिग्री का। ओके, यानी उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी चेंज होने से मतलब मैं इस बात को आपको कह रहा हूं कि ये मान लीजिए ये मेरे पास इंसिडेंट रे, ये मेरे पास इस तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे है ये मेरे पास। ओके, और यहाँ कोई बाउंड्री है, ये कोई बाउंड्री है जिसको हम बहुत सारी बाउंड्री कंडीशन ईडी में यूज करते हैं। ये कोई बाउंड्री है, ये इंसिडेंट एक्सरे या कोई भी रे हो सकती है। ये इंसिडेंट ईएम वेव को चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं तो ईएम ही वेव मान लेते हैं। जब इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह की होगी। ये सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे यानी जो इसकी पॉजिटिव साइकिल है वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी और जो नेगेटिव साइकिल है वो भी 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला ऊपर वाला, ये तो जो रिफ्लेक्टेड, ये कौन सी वेव हुई? ये रिफ्लेक्टेड हुई, ये रिफ्लेक्टेड वेव हुई, ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये इंसिडेंट वेव है। तो कहीं भी आप रिफ्लेक्शन का जब केस पढ़ेंगे, ईएम वेव के रिफ्लेक्शन हो, एक्सरे का रिफ्लेक्शन हो या किसी भी तरह का कोई भी, कहीं भी आप रिफ्लेक्शन का केस पढ़ लीजिए, वहां जो इंसिडेंट वेव है
और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनके बीच में 180 डिग्री का शिफ्ट आता है, फेज शिफ्ट आता है। तो इससे इफेक्ट क्या आएगा, इस एंटीना पे क्या इफेक्ट आएगा, वो समझने वाली बात है। ये एक बेसिक फैक्टर है, ये एक बेसिक फैक्टर है जिसको हम बहुत जगह यूज करते हैं कि कोई इंसिडेंट रे है जो इस तरफ जा रही है, ट्रेवल कर रही है, यहाँ कोई बाउंड्री है, यहाँ से वो वेव रिफ्लेक्ट होती है और उसमें एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ एंटीना में इसका हम क्यों यूज कर रहे हैं, एंटीना में हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आप लाइन अब पढ़ सकते हैं, व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड इट्स पोलैरिटी, पोलैरिटी से मतलब वही है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज इट्स पोलैरिटी चेंज्ड बाय 180 डिग्री। ये जो लाइन है, ये जब ये मेरे पास पॉजिटिव साइकिल है, ये मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और अगर ये निगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, निगेटिव हाफ साइकिल, तो ये चेंज कितना आया इसमें, ये लाइन किसमें, ये लाइन कितनी है, ये 180 डिग्री की तो लाइन है, तो इसका जो फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, सो देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। ओके, इफ डायरेक्ट ये वाली रे एंड रिफ्लेक्टेड ये वाली रेज, ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, बहुत सारी होंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज तो अलग अलग डिस्टेंस पे, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी तो इस डायरेक्शन में, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ जहाँ तक वो ग्राउंड पे रिफ्लेक्शन हो सकता है। इफ द डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड की और इक्वल फेज एंगल की हैं, are received at exactly same time, the two signals will cancel each other out। क्यों? क्योंकि उनमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, इक्वल मैग्नीट्यूड तो है लेकिन फेज शिफ्ट 180 डिग्री का है, इस कारण उनका जो वेक्टर सम होगा वो 0 हो जाएगा, उस फेज शिफ्ट के कारण माइनस वहां से आ जाएगा। ओके, आयोटा फाई, एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई वहां हम पढ़ते हैं, तो पाई का फेज शिफ्ट आएगा तो एक्सपोनेंशियल आई पाई जो देगा आपको वो -1 देगा, इस कारण जो वेक्टर सम होगा दोनों एम्पलीट्यूड्स का वो 0 हो जाएगा। दिस कंडीशन इज रेयरली अचीव्ड इन रियलिटी बट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, अगर ये हो जाता है, कैन कॉज रिसेप्शन टू फेड इफ सिग्नल आर आउट ऑफ फेज। तो फेड हो जाता है सिग्नल, है ना, भद्दा हो जाता है सिग्नल, है ना, फेड होती है, इमेज फेड हो जाती है। जैसे आप जिसका रिजोल्यूशन कम हो, ऐसे कैमरा से आप इमेज ले लें कि जिनका रिजोल्यूशन कम हो तो उस इमेज को हम बोलते हैं फेड, तो वहाँ सिग्नल फेड हो जाता है। सिग्नल फेड होने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाहते हैं बाय द यूज ऑफ EM वेव्स वो ढंग से कन्वे, अगर वॉइस मैसेज है तो सुनेगा नहीं ढंग से, वॉइस मैसेज है तो वो आप जो इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं वो सही से कन्वे नहीं होगी। ओके, तो ये था मेरे पास अनग्राउंडेड एंटीना जो डायरेक्ट ग्राउंड के सरफेस में नहीं, ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है पर नियर द ग्राउंड सरफेस है। अब देखिए इनके जरा रेडिएशन पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं। देखिए जो हाफ वेवलेंथ एंटीना है, ये मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ, ये मेरे पास हाफ वेवलेंथ एंटीना था। ओके, ये इसका स्पेस में पैटर्न है, रेडिएशन पैटर्न। अगर ये एंटीना स्पेस में होगा, इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे तो इस तरह का रेडिएशन पैटर्न ये स्पेस में देगा, ये 8 वाली जो फिगर है। लेकिन जब ये एंटीना ग्राउंड पे है, हालांकि अनग्राउंडेड है लेकिन नियर द अर्थ सरफेस है, तो ये केवल ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखेगा। ये 8 वाला ऊपर वाला जो 0 केवल वही दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ग्राउंड के भी, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ये हाफ वेवलेंथ एंटीना है। ओके, अब मेरे पास ये 1 वेवलेंथ वाला एंटीना है, इसका रिफ्लेक्शन पैटर्न, इसका जो रेडिएशन पैटर्न था वो इस तरह का था, तो आपको अभी मिलेगा इस तरह का। केवल ऊपर वाले 2, ये तो नीचे वाले आ ही नहीं सकते क्योंकि तो स्पेस में पैटर्न है, ग्राउंड के टच में आएंगे तो अंडर द ग्राउंड हो गया। ओके, डॉटेड करके आप बना सकते हैं। ओके, हाँ, ये हाफ वेवलेंथ है, ये भी हाफ वेवलेंथ वाला है, ये वाला 1 वेवलेंथ वाला है, ये जो
ये चारों के चारों जो हैं अब ये ऊपर हैं, ग्राउंड के ऊपर हैं, क्योंकि नीचे तो आ नहीं सकते तो ग्राउंड के ऊपर हैं। तो इस तरह का रेडिएशन पैटर्न मुझे देखने को मिलता है, इस तरह का रेडिएशन पैटर्न मुझे देखने को मिलता है फॉर अनग्राउंडेड एंटीनास। ओके, तो ये था अनग्राउंडेड एंटीना। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंडेड एंटीनास के ऊपर। ग्राउंडेड एंटीनास वो एंटीनास होते हैं जो डायरेक्ट अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है। डायरेक्ट अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में ऐसे एंटीना को हम ग्राउंडेड एंटीनास कहते हैं। ओके, तो ग्राउंडेड एंटीनास के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इफ एन एंटीना इज ग्राउंडेड, ओके, द अर्थ एक्ट एज अ मिरर एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ रेडिएटिंग सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि हमारी अर्थ एक मिरर की तरह भी बिहेव करना शुरू कर देती है। और आगे हम पढ़ेंगे, अगर कहीं आप माउंटेन्स में, जैसे कहीं हिल एरियाज हैं या कहीं बहुत ज़्यादा सैंडी एरियाज हैं, जैसे रेगिस्तान में होता है, तो वहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती है उस सॉइल को, उस अर्थ सरफेस को कंडक्टर की तरह यूज़ करने के लिए। ओके, इफ एन एंटीना इज ग्राउंडेड, पहली बात तो ये ग्राउंडेड है, बिल्कुल टच में है अर्थ के, ये अनग्राउंडेड नहीं है, इस जैसा नहीं है कि यहाँ अर्थ ये ग्राउंड है और एंटीना का जो ये एंड पॉइंट है ग्राउंड के टच में यहाँ नहीं है। देखिए ये ग्राउंड है और ये एंटीना का एंड पॉइंट है, तो एंटीना डायरेक्ट टच में नहीं है ग्राउंड के, ये ग्राउंडेड एंटीनाज हैं। ग्राउंडेड एंटीनाज वो एंटीनाज हैं जो डायरेक्टली टच में रहते हैं ग्राउंड के। ओके, इफ एन एंटीना इज ग्राउंडेड, द अर्थ एक्ट्स एज अ मिरर एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ रेडिएटिंग सिस्टम। ओके, the bottom of the grounded antenna is joined the top of the image। अभी फिगर में हम देखेंगे, यहां नहीं ऐसा है। देखिए ये एंड है, एंटीना का एंड पॉइंट है, और ये मिरर का टॉप पॉइंट है, मिरर इस एंटीना की इमेज का टॉप पॉइंट है। ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं है। लेकिन जब आप ग्राउंडेड एंटीना को यूज देखेंगे अभी, तो आप ये देखेंगे जो ग्राउंडेड एंटीना है उसका जो बॉटम है, ग्राउंडेड एंटीना का बॉटम, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये अभी हम इस फिगर के ऊपर भी आएंगे। ये मेरे पास ग्राउंडेड एंटीना, ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखा रही है मुझे, ग्राउंड सरफेस दिखा रही है। ये ग्राउंडेड एंटीना है, और ग्राउंडेड एंटीना का जो बॉटम है वो इस एंटीना की इमेज के टॉप के साथ ज्वाइंट है, जबकि अनग्राउंडेड एंटीना में ये कंडीशन नहीं थी। ठीक है, सो the bottom of the grounded antenna is joined to the top of the image. The system acts as an antenna of double size। अभी इसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि एक लेंथ हो गई किसकी, रियल एंटीना की, एक हो गई लेंथ उसकी इमेज की, तो एक्चुअली जो एंटीना की लेंथ है वो डबल हो जाती है। ओके, सो एज shown in the figure, a grounded quarter wave vertical antenna effectively has a quarter wavelength added to it by its image. The voltage and the current distribution for such a grounded λ/4 antenna, commonly called Marconi antenna, are same as those of half wavelength dipole in space। Okay, इस जो एंटीना है, जो रियल एंटीना है, उसकी लेंथ हमने λ/4 कंसीडर कर ली, और λ/4 लेंथ हो गई किसकी, इसकी इमेज की। तो जो इफेक्टिव लेंथ हो गई इस एंटीना की वो हो गई λ/2, जो कि स्पेस में हाफ वेवलेंथ एंटीना की तरह बिहेव करेगा। इसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा जो हाफ वेवलेंथ एंटीना का होता है।
उसका रेडिएशन पैटर्न बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। क्योंकि λ/4 मार्कोनी ने ऐसा किया था कि λ/4 लेंथ का एक एंटीना यूज किया, और λ/4 लेंथ हमने मान ली कि इस एंटीना की जो इमेज होगी, जो इस तरह से ज्वाइन हो गया अपना इमेज के साथ, उसकी इमेज होगी, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी इस एंटीना की वो हो गई λ/2। तो एक्चुअली ये जो λ/4 लेंथ का एंटीना है, जो आपको रियल एंटीना आप इसे कहते हैं, इसका रेडिएशन पैटर्न एग्जैक्टली मैच करेगा एक λ/2 एंटीना के साथ जो स्पेस में है। यानी λ/4 लेंथ का जो एंटीना, जो ग्राउंडेड एंटीना है, उसका जो रेडिएशन पैटर्न है स्पेस में λ/2 लेंथ का जो एंटीना है उसके रेडिएशन पैटर्न से मैच करता है। और करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है। करंट और वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अभी आएंगे। तो ये फायदा ये हुआ कि एक्चुअली जो रेडिएशन पैटर्न मुझे λ/2 लेंथ से मिल रहा था, अब मुझे वो रेडिएशन पैटर्न जस्ट आधी लेंथ यानी λ/4 लेंथ से मिल रहा है। ये λ/4 लेंथ से मिल, ये मुझे एक बेनिफिट हो गया। यानी आधी लेंथ का ही अब केवल एंटीना मुझे यूज करना पड़ेगा। और यही तो हम चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे पास जो एंटीना हो, हम कभी ऐसे एंटीना बना पाएं जो इनफिनिटेबल लेंथ के हों, बिल्कुल छोटे से छोटी लेंथ का एंटीना हम कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो मार्कोनी ने ये आइडिया लिया। मार्कोनी का ये आइडिया, इसी कारण इस एंटीना को हम, इस ग्राउंडेड एंटीना को हम मार्कोनी एंटीना भी कहते हैं। इफेक्ट क्या आया कि जो लेंथ है एंटीना की वो आधी हो गई, ठीक आधी लेंथ से। तो जो λ/4 का लेंथ का एंटीना, जो एक ग्राउंडेड एंटीना है, उसका रेडिएशन पैटर्न λ/2 लेंथ के जो स्पेस में एंटीना है उससे एग्जैक्टली मैच करेगा। और यूज क्या किया उसने, इस इमेज को यूज किया जो ग्राउंडेड इमेज थी। ये इसका वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वो लेंथ है, ये ग्राउंड है। इसके नीचे जो ये डॉटेड पार्ट है, ये ग्राउंड के नीचे है जो इमेज है इस एंटीना की। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली लाइन बताती है, और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली लाइन बनाती है। आप ये देख रहे होंगे कि जो यहाँ इसके मिड पॉइंट में, एंटीना के मिड पॉइंट में, चूंकि अब तो हम इस पूरे को, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के एंटीना को ही इमेजिन कर रहे हैं, तो इस पूरी लेंथ के एंटीना के लिए जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ इस तरह का है कि जो मिड पॉइंट है इस पर करंट मैक्सिमम रहती है, देखिए यहाँ। और जो एंड पॉइंट्स हैं इन पर करंट मिनिमम रहती है। और वोल्टेज एंड पॉइंट पे मैक्सिमम रहती है और इसके मिड पॉइंट पे बिल्कुल जीरो हो जाती है, और एंड पॉइंट पे फिर से मैक्सिमम रहती है। तो ये है इसका वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टडी दिस। द मार्कोनी एंटीना हैज वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर द अनग्राउंडेड एंटीना और हर्ट एंटीना। इन एंटीनाज को, जो अनग्राउंडेड एंटीनाज हैं, उनको हम हर्ट्स एंटीना भी कहते हैं। टू प्रोड्यूस एनी गिवन रेडिएशन पैटर्न इट नीड ओनली हाफ ऑफ लेंथ, ये मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, एज कंपेयर टू द ग्राउंडेड एंटीना। ओके, सिंस द ग्राउंड हियर प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड रेडिएशन पैटर्न, द ग्राउंड कंडक्टिविटी मस्ट बी गुड, अच्छी होनी चाहिए। ओके, वेयर इट इज पुअर, और जहां अच्छी नहीं है तो वहां क्या करें, मान लीजिए ग्राउंड की जो सॉइल है वो हर जगह एक जैसी तो नहीं है, माउंटेन्स में अलग हैं, रेगिस्तान में अलग हैं, जो नीचे तराई वाले एरियाज हैं वो अलग हैं। तो हर जगह जो ग्राउंड की क्वालिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती हैं। तो इस रोल को प्ले करने के लिए, ये पूरा रोल कब प्ले होगा, जब ग्राउंड की जो कंडक्टिविटी होगी वो अच्छी होगी, ग्राउंड की कंडक्टिविटी अच्छी। और अगर कहीं अच्छी नहीं है, वेयर इट इज पुअर, जहां ये अच्छी नहीं है, ग्राउंड की जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, वहां क्या किया जाए, एन आर्टिफिशियल ग्राउंड इज यूज्ड, एक आर्टिफिशियल ग्राउंड को यूज किया जाता है। Okay, the radiation pattern of Marconi antenna depends on its height. It is seen that horizontal directivity improves height up to a certain point of 5/2 8 lambda, after which pattern lifts off the ground.
ओके, ये रेडिएशन पैटर्न है डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के लिए, और ये पूरे सब के सब ग्राउंडेड एंटीनाज हैं। ये λ/8 का एंटीना है, ये इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ साथ दिखाया गया है, और इसका रेडिएशन पैटर्न कुछ इस तरह का होगा, जिसकी लेंथ कितनी होगी एंटीना की, λ/8। ये सब के सब मार्कोनी एंटीना है। λ/4 लेंथ का जो एंटीना होगा उसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, और उसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसी तरह से λ/2 लेंथ का जो एंटीना होगा उसका इस तरह का रेडिएशन पैटर्न होगा, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आएगा। 5/8 लैम्बडा लेंथ का एंटीना, और ये लैम्बडा लेंथ का एंटीना, इसका रेडिएशन पैटर्न ये होगा, और 5/8 लैम्बडा लेंथ के रेडिएशन पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। ये सब के सब ग्राउंडेड एंटीनाज हैं, मार्कोनी एंटीनाज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के मार्कोनी एंटीना है। ओके, द अर्थ हैज जनरली बीन एज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट कंडक्टर, ओके, सो फार. For this reason, the best ground system for a vertical grounded radiator or antenna is a network of braid wires directly under the antenna. This network consists of a large number of radials extending from the base of the tower like spokes on a wheel. ये साइकिल का व्हील देखा आपने, साइकिल के व्हील में जो स्पोक्स होते हैं, तो ये आपका एंटीना है, ग्राउंडेड एंटीना है। अब यहां से आप क्या कीजिएगा कि यहां से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्पोक्स, जैसे स्पोक्स होते हैं ना, ये व्हील का सेंटर मानिए, ये साइकिल का व्हील है और ये इसका सेंटर है, ये आपका टावर है जो कि ग्राउंडेड, ये आपका ग्राउंडेड एंटीना है ये, और इसके बेस से जैसे स्पोक्स होते हैं साइकिल में, इस तरह λ/4 लेंथ के, एटलीस्ट λ/4 लेंथ के जो वायर्स हैं वो यहाँ इसके बेस पे बिछा दीजिए। तो अगर ये सरफेस अच्छा कंडक्टर नहीं है तो भी ये अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, तो भी ये एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। ये उस कंडीशन में बात हो रही है जहां अच्छी कंडक्टिविटी सोइल की नहीं है। जहां अच्छी कंडक्टिविटी वहां जरूरत नहीं है, वहां जरूरत नहीं है। लेकिन ये कंडीशन कहाँ की हम बता रहे हैं, जहां ग्राउंड की जो सोइल की जो अर्थ सरफेस है, उसकी जो सोइल है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, वहां क्या किया जाए, वहां ये किया जाए कि आप एक ग्राउंडेड एंटीना लगाइए, इस ग्राउंडेड एंटीना के बॉटम से यहां स्पोक्स की तरह इन ब्रीड वायर्स को बिछा दीजिए, और इनमें से प्रत्येक की जो लेंथ हो कम से कम λ/4 हो, कम से कम λ/4। तो ये जो आसपास का सिस्टम है, इस टावर के आसपास का जो एक एंटीना की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा का पूरा एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। या कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि ये एंटीना है मेरे पास, और यहाँ कंडक्टर के मैट्स बिछा दिए इसके आसपास, ये पूरे सरफेस में यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल के मैट्स यहाँ पूरे सरफेस पे, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ, और जो यहाँ से ये टावर है, यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ मैट्स हैं, कंडक्टर के मैट्स हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जहाँ ग्राउंड की सॉइल की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, ये मेथड्स वहाँ यूज किए जाते हैं। और ये जो मेथड हमने अभी डिस्कस किया कि वायर्स को आप यहाँ इस टावर के चारों तरफ ऐसे ऐसे बिछा दीजिए, ये ग्राउंड स्क्रीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राउंड स्क्रीन कहलाता है। तो लेट्स सी दिस. So this network consists of a large number of radials extending from the base of the tower like spokes on a wheel and placed between 15 to 30 centimeter below the ground. Each radial wire has a length which should be at least λ/4 and preferably λ/2. Okay, up to 120 such wires may be used to good advantage and the whole assembly is known as ground screen. और ये पूरी की पूरी जो असेंबली है ये कहलाती है ग्राउंड स्क्रीन। ये पूरी की पूरी जो असेंबली बनती है इस तरह वायर्स की, ये कहलाती है ग्राउंड स्क्रीन। ए कंडक्टर ज्वाइनिंग ऑल द रेडियल्स, ये जो स्पोक्स बिछाए हैं आपने यहाँ 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 यहाँ, अगर यहाँ एक टावर लगा है तो a conductor joining all the radials at a distance of about radial length is often employed.
The far end of each radial is grounded, that is attached to a metal stack which is driven deeply into the subsoil. Okay, a good ground screen will greatly improve. अब इसका फायदा क्या हुआ वो सुनिए. A good ground screen will greatly improve the field strength and distance of Marconi antenna. ओके, फील्ड स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करती है और जिस डिस्टेंस तक आपने कम्युनिकेशन करना है मार्कोनी एंटीना के थ्रू उसको भी इंक्रीज करती है. ये जो टेक्निक है उसको भी इंक्रीज करती है. स्पेशली दोज यूज्ड फॉर मीडियम फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग. ओके, उनके लिए, उन एंटीनाज के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है जो मीडियम फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है. द इम्प्रूवमेंट इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड फॉर शॉर्ट एंटीनाज अंडर λ/4 इन हाइट और विद पुअर सोइल कंडक्टिविटी. इवन एन एंटीना बिटवीन λ/4 and λ/2 ऑन सोइल विद गुड कंडक्टिविटी विल हैव इट्स रेडिएशन पैटर्न इम्प्रूव्ड नोटिसेबली. ओके, वेयर ग्राउंड स्क्रीन इज नॉट प्रैक्टिकल, जहां ग्राउंड स्क्रीन आप नहीं बना सकते, मान लीजिए हिल एरिया है तो आपको एकदम सरफेस जो है वो एक साथ आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस वहां नहीं मिलेगा, तो वहां उन एरियाज में क्या करें. या फिर किसी मकान की छत पर आपने अगर टावर लगा दिया तो वहां क्या करें, वहां क्या वायर्स बिछाएंगे ऐसे? नहीं, वहां क्या है, वहां काउंटर पॉइज यूज किया जाता है. अब ये काउंटर पॉइज क्या है? ग्राउंड स्क्रीन यूज नहीं की जाती वहां यूज किया जाता है काउंटर पॉइज. अब काउंटर पॉइज क्या है? अ काउंटर पॉइज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेडियल्स सपोर्टेड अबव ग्राउंड एंड इंसुलेटेड फ्रॉम इट. वही रेडियल का सिस्टम है लेकिन ग्राउंड के ऊपर है और ग्राउंड से बिल्कुल इंसुलेट रहता है. द काउंटर पॉइज वुड बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर ग्राउंड स्क्रीन इन द एरियाज ऑफ लो ग्राउंड कंडक्टिविटी, दैट इज रॉक, माउंटेन्स या एंटीनाज ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग्स. वहां के लिए हम यूज करते हैं ग्राउंड स्क्रीन की जगह काउंटर पॉइज को. तो इस तरह से जो ग्राउंड का इफेक्ट है वो एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को भी इफेक्ट करता है. और यहां हमने इंट्रोडक्शन कराया आपका मार्कोनी एंटीना से. ओके, और आगे के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एंटीना एरे. पहले हम इसको इस टॉपिक से फैमिलियर हो गए, एंटीना एरे क्या है, और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना जैसे कि यागी उडा, लूप, लेंस एंटीना है ना, हॉर्न एंटीना, वो सब हम वहाँ स्टडी करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन. थैंक यू.